बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। खेती बाड़ी की हर पहलू से रूबरू कराता हमारा खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। किसान भाइयों, बात करेंगे आज बरसाती टमाटर की, साथ ही साथ मुर्गी में होने वाले रोगों के बारे में। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशु शिखा लकड़ा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। चतरा के मछली पालकों के लिए मछली सह बतख पालन योजना। BAU में होगा गिलोय का प्रोसेसिंग। मक्का के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद बिरसा विकास मक्का 2। अब समाचार विस्तार से। जिला मत्स्य कार्यालय की ओर से चतरा जिला के मछली पालकों के लिए मछली सह बत्तख पालन योजना चलाई जा रही है। इसके लिए आवेदक के पास कम से कम 1 एकड़ जल क्षेत्र वाला निजी तालाब या न्यूनतम 3 वर्षीय बंदोबस्त तालाब हो। इस योजना की कुल लागत 1,53,350 रुपये प्रति इकाई है। इसमें सरकार की ओर से महिला ST/SC लाभुक को 80% और सामान्य कोटि के लाभुक को 70% अनुदान देने का प्रावधान है। इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला मत्स्य कार्यालय में 5 जून तक आवेदन दे सकते हैं। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में देश का पहला गिलोय प्रोसेसिंग एंड रिसर्च सेंटर की स्थापना की गई है। इस सेंटर को चलाने के लिए BAU ने राज्य के 16 जिलों में गिलोय ग्राम का चयन किया गया है। इन गांवों के किसानों के बीच मुफ्त में गिलोय के 2 लाख पौधे सहित ग्रीन शेड नेट हाउस, सिंचाई के लिए सोलर पंप सेट, पानी टंकी, जैविक खाद और स्प्रे मशीन का वितरण किया गया है। पौधा तैयार होने के बाद BAU इन किसानों से गिलोय खरीदकर इस सेंटर में प्रोसेसिंग करेगा। किसान भाइयों, बरसात शुरू होने में अभी भी 20 से 25 दिन बाकी है। अभी कड़ी धूप और तेज गर्मी का मौसम है। ऐसे में खेत की कोड़ाई करके मिट्टी को पलटकर छोड़ दे। मिट्टी में तेज धूप का लगना सौरीकरण उपचार कहलाता है। इससे अगले फसल में खरपतवार रोग और कीट लगने की संभावना कम हो जाएगी। किसान भाई, सौरकरण विधि या सौर उपचार अगर जब आप करेंगे तो आपके बीजों का अंकुरण बहुत अच्छा होगा, स्वस्थ बिचड़े होंगे। जो अंकुरित से पहले या अंकुरित होने के पश्चात जो रोग लगते हैं वो नहीं लगेंगे। जैसे डैम्पिंग ऑफ, कॉलर रॉट जैसे जो रोग लगते हैं नर्सरी के बिचड़े में, वो नहीं लगेंगे। साथ ही साथ जो कीड़े लगते हैं उससे भी आपके फसल बचे रहेंगे। और खरपतवार जो बहुत ज़्यादा उगाते हैं नर्सरी के में आपके बिचड़े के साथ साथ, वो कम उगेंगे। यही होगा कि आपको एक स्वस्थ बिचड़ा बनेगा और अच्छे तरीके से आप इसको तैयारी होगी और कम समय में भी बिचड़ा तैयार होगा। चूँकि जब बीमारी नहीं लगेंगे, खरपतवार कम होगा, उसका ग्रोथ अच्छा होगा। तो जहां आप 20 से 25 दिन में बिचड़ा तैयार कर पाते थे, 15-16 दिन में ही आपके बिचड़े लगाने लायक तैयार हो जाएंगे। किसान भाइयों, खरीफ मक्का की खेती के लिए जून तक बुआई का काम पूरा कर ले। झारखंड में मक्का के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद सुआन कंपोजिट 1, HQPM 1, बिरसा मक्का 1, बिरसा विकास मक्का 2 या प्रिया लगाएं। मक्का की बुआई में 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। इसमें कतारों के बीच 75 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 25 सेंटीमीटर की दूरी रखें। मक्का के उन्नत प्रभेदों में सुआन कंपोजिट 1 100 दिन में तैयार होता है और इसकी उपज 40 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। HQPM 1 100 दिन में तैयार होकर 55 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से उपज देता है। बिरसा मक्का 1 की परिपक्वता अवधि 85 दिन है और उपज 35 से 40 क्विंटल है। बिरसा विकास मक्का 2 की परिपक्वता अवधि 75 दिन है और उपज 40 से 45 क्विंटल है, जबकि प्रिया की परिपक्वता अवधि 90 दिन और उत्पादन क्षमता 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। आने वाले महीनों में खरीफ की खेती होगी। इस मौसम में विभिन्न फसलों की बुआई और खेत में खाद डालने के लिए कृषि उपकरण फर्टिलाइजर कम सीड ब्रॉडकास्टर का उपयोग कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 2 एकड़ प्रतिदिन है।
आज हम जानेंगे भिंडी फसल में रासायनिक दवा के बिना बंधक और फल छेदक कीटों की रोकथाम कैसे करें। किसान भाइयों, भिंडी फसल लगाने के 30 से 35 दिन बाद अंडा परजीवी ट्राइकोग्रामा किलोनेस 1 से 1.5 लाख की संख्या में प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डालें। एक सप्ताह के अंतराल पर 4 से 5 बार ये उपचार करें। इससे भिंडी फसल में बंधक कीट और फल छेदक कीट का प्रकोप नहीं होगा। अब बारी है एक सफल किसान से मिलने की, तो आइए चलते हैं किसान के गांव। वो तो पहले हम इधर उधर काम करते हैं, बाद में फिर पता चला दोस्त यार लोग से, ट्रेनिंग वो लोग कर चुका था, वो बताया कि ऐसा ऐसा कीजिए, वहाँ ट्रेनिंग होता है सूकर पालन का। तो हम भी सोचे चलो हम भी करके देखते हैं। तो उसके बाद हम भी फिर सुअर वुअर पालने लगे, फिर धीरे धीरे वृद्धि होने लगा। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 30 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार में किसान भाइयों, आपने देखा मौसम का मिजाज, मंडी भाव और कृषि जगत में क्या कुछ नया हुआ है, उसके बारे में विस्तृत जानकारी हम देंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा विराम, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि विराम में भी आपके लिए संदेश। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी।
इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। किसान भाई बहन, आप मड़ुआ और गुंदली की खेती करते हैं और काफी मुनाफा कमाते हैं, लेकिन अगर वैज्ञानिक तरीका अपनाएंगे तो आपका मुनाफा दोगुना हो सकता है। विश्वास नहीं होता? चलिए देख लेते हैं। गुंदली और मड़ुआ दोनों ही मोटे अनाज की फसलें हैं। अपने प्रदेश झारखंड की ये प्रमुख फसलें हैं। अगर हम मड़ुआ की बात करें तो झारखंड लगभग 31.750 हेक्टेयर क्षेत्र में खेती होती है। इसमें मौजूद आयरन, कैल्शियम, मिनरल, मिक्सचर तथा विटामिन हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक हैं। इस प्रदेश की मिट्टी इसकी खेती के लिए काफी उपयुक्त है। खरीफ के मौसम में इस अच्छी खेती की जा सकती है। झारखंड में मड़ुआ की खेती मोटे अनाज के रूप में प्रमुख रूप से की जाती है। लगभग 31,750 हेक्टेयर क्षेत्र में हमारे झारखंड में मड़ुआ की खेती की जा रही है, जबकि रांची में लगभग 4,500 हेक्टेयर ज़मीन में की जाती है। तो ये हमारे लिए प्रमुख है मोटे अनाज के रूप में, लेकिन पूरे देश के रूप में अगर देखें तो 10,10,000 हेक्टेयर ज़मीन पर मड़ुआ की खेती की जाती है। यह मड़ुआ हमारे लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि इसमें कैल्शियम और आयरन ज़्यादा मात्रा है, तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उपयोगी है। मिनरल न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ इसमें विटामिन्स भी है, और ये हमारे पाचन के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। मड़ुआ तथा गुंदली की खेती के लिए 2-3 तथा टाड़ 1 की मिट्टी उपयुक्त होती है। इनकी खेती के लिए हल से 2 बार तथा पाटा चलाकर उसे समतल करना उचित होता है। इनकी अच्छी खेती के लिए इनके प्रभेदों के चुनाव पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अपने प्रदेश में मड़ुआ के लिए A404, AU8, VL 149, बिरसा 1, GPU28, GPU48, BM2 तथा BM उचित प्रभेद हैं। इसी तरह गुंदली के लिए बिरसा 1, TNU 63, TR1 अच्छा उत्पादन दे जाते हैं। तो ये मिट्टी लगभग आपका जो दोन से ऊपर धान लगाने के बाद जो ज़मीन बचता है, तो 2-3 और टाड़ आपका 1 उस जगह पर लगाते हैं लोग जो है। इसकी अच्छी तरह से जुताई करके और लगभग 1-2 जुताई जो है मिट्टी पलट हल से कर लें और 2 बार देसी हल से पाटा मार करके उसको लेवल कर दें, तो ये हमारे खेत में लगाने के लिए उपयुक्त रहता है। झारखंड के लिए ये मड़ुआ के रूप में लगभग आपका कुछ वेराइटियाँ हैं, जिसमें A404 है, RAU8 है और आपका VL 149 है, बिरसा मड़ुआ 1 है और GPU28 है, GPU48 है, GPU67 है वेराइटी जो है, BM2 है, BM3 है। ये अच्छी वेराइटियाँ हैं जिसका उपज लगभग 20 से लेकर के आपका 27-28 कुंटल तक प्रति हेक्टेयर उपज जाता है। इन्हें लगाने का उपयुक्त समय जून का प्रथा होता है। हालांकि लोग इसे पूरे जून महीने तक लगा सकते हैं। इसलिए बीजड़े की तैयारी मई के प्रथम सप्ताह में कर लेनी चाहिए। इसे यदि छींटा विधि से खेतों में है तो बीज दर 10 से 12 किलो तैयार चला जाता है। वहीं गाधी तैयार कर लगाने से बीज दर 6 से 8 केजी प्रति हेक्टेयर आ जाता है। लगाने का उपयुक्त समय जून का आपका ये जो फर्स्ट वीक है, जून से लेकर के मध्य जून तक लगा लेते हैं। कहीं कहीं पर लोग जो है मई के लास्ट में ही तैयारी करते हैं, क्योंकि इसका बिछड़ा डालना होता है। बिछड़ा लगभग 20-25 दिन का बिछड़ा हो जाए तो उसके बाद फिर रोपने की तैयारी करते हैं। तो इस बार मानसून थोड़ा लेट आने की बात है, बताया जा रहा है 21 जून के बाद ही मानसून आएगा। इसलिए जून के फर्स्ट वीक में आप नर्सरी डाल दें और जून के जो है लास्ट में आप इसको लगाने का तैयारी करें। ये गुंदली और मड़ुआ दोनों को भी आप ब्रॉडकास्टिंग मेथड से लगाते हैं, जिसमें आपका बीजा ज़्यादा लगता है, लगभग 10 से 12 किलोग्राम लग जाता है। लेकिन अगर इसको हम गाछी तैयार करके पौध नर्सरी में डाल करके करते हैं
तो हमको लगभग 6 से 8 किलो बीज में ही सफिशिएंट है। तो 8 किलो बीज आप लीजिए और प्रति हेक्टेयर की दर से आप अच्छे ढंग से इसको लगा सकते हैं। लाइन से लाइन आप लगाएंगे 30 सेंटीमीटर, मड़ुआ के लिए पौध से पौध 10 सेंटीमीटर और गुंदली के लिए लाइन से लाइन 25 सेंटीमीटर, पौध से पौध जो है 10 सेंटीमीटर। तो आप इतने बीजे में आराम से बढ़िया ढंग से लगा सकते हैं। इन फसलों में रोग भावनाएं होती हैं, अतः उनसे बचाव के लिए रासायनिक की जगह जी अपनाना बेहतर होता है। रोग के लिए कोशिश करना चाहिए कि ये इसमें ज़्यादा रासायनिक उपयोग न करें। इसके लिए सबसे अच्छा है कि अगर रोग संभावना होता है तो 10 तरह के पत्ते को जो जानवर नहीं खाते हैं, जैसे थेथर है, धतूरा है या कुवन है, इसको पत्ते को समान रूप से ले लें और उसके बाद इसमें 4 गुना जो है देसी गाय के मूत्र में इसको डुबा दें। 10 दिन तक इसको छाए में रखें तो लगभग ये तैयार हो जाएगा जो अर्क है। तो इसको 1 भाग ये 10 भाग पानी में मिला करके छिड़काव करें। अन्यथा आप चाहें तो नीम का तेल या करंज का तेल 1 लीटर पानी में 5 ml घोलिए, छिड़काव मारिए, या नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, अग्नियास्त्र इस तरह से, या नीम पेस्ट, ये सब जो बनाया जाता है इसको भी उपयोग में ला सकते हैं। अगर आपके पास ये संसाधन नहीं मिलता है तो इमिडाक्लोरोप्रिड आप जो है 1 लीटर पानी में लगभग 1 ml घोल बनाएंगे, छिड़काव मारेंगे तो वहाँ पर कुछ रोग से, कीड़े से संबंधित जो बीमारियाँ रहेंगी रुक जाएगी। लेकिन अगर रोग की कुछ बातें आती हैं तो वहाँ पर हल्दी का पाउडर 1 लीटर पानी में 5 ग्राम घोलना है और उसमें छेना का पानी या मट्ठे का पानी लगभग 1 भाग में 10 भाग पानी मिला करके छिड़काव करेंगे तो वहाँ पर रोग, चित्ती पित्ती धब्बा बीमारी ये सब नहीं आएगा। अगर आपके पास ये न मिले तो रासायनिक रूप से आप जो है बेबिस्टीन है या डाइथेम 45 है, 1 लीटर पानी में 2 ग्राम घोलना है, फिर छिड़काव मार देना। किसान भाइयों, मड़ुआ जहां 10 से 115 दिनों की फसल है, वहीं गुंदली 65 से है। यदि इसी तरीके से खेती की जाए हेक्टेयर 20 से 27 क्विंटल मड़ुआ प्राप्त कर सकते हैं तथा 7 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गुंदली प्राप्त कर सकते हैं। अलग अलग प्रभेद की अलग अलग उसका ड्यूरेशन है, लेकिन मड़ुआ में लगभग आपका 110 से 115 दिन में तैयार हो जाता है। और ये गुंदली में जो बिरसा गुंदली 1 है ये लगभग 65 से 70 दिन में तैयार हो जाता है। दूसरा TNU करके जो वैरायटी है 63, ये लगभग आपको 80 से 85 दिन में हो जाती है। प्यार करके वैरायटी 1 थी जो 90 दिन में तैयार हो जाती है, अर्थात लगभग ये 70 से 90 दिन में गुंदली हो जाएगी। आपका मड़ुआ जो है लगभग 100 से लेकर के 110-15 दिन में तैयार हो जाएगा। वैज्ञानिकों की बात पर ध्यान देकर यदि किसान भाई मड़ुआ और गुंदली की खेती करें तो वे इसका अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, आमदनी में खासी वृद्धि कर सकते हैं। किसान भाई बहन, आप बड़े पैमाने पर मुर्गी भी पालन करते हैं, लेकिन जो मौसम बदलता है तब उस वक्त में मुर्गी में तरह तरह की बीमारियां आती हैं। तो मुर्गी के बीमारी को पहचानना ज़रूरी है, तभी उसका उपचार हो सकेगा। तो चलिए आज के इस अंक में आपको दिखाते हैं कि किस तरह से मुर्गी के रोग को पहचाने, मुर्गी के रोग को पहचानने के बाद उसका उपचार करें वैज्ञानिक तरीके से। मुर्गी पालकों के लिए जितना ध्यान मुर्गियों के पोषण में देना जरूरी है, उतना ही ध्यान उन्हें बीमारियों से बचाने के लिए भी देना आवश्यक है। मुर्गियों में हर मौसम में संक्रमण रोग होने की संभावना बहुत अधिक होती है, जिससे इनकी मृत्यु दर बढ़ जाती है। गर्मियों में इनमें रानीखेत तथा गैमरो जैसी बीमारी बहुत अधिक पाई जाती है। इसके अलावा इनमें इकोलाई, CRD तथा गोर्ट जैसी बीमारियां भी होती हैं, जिनसे इनकी मृत्यु दर काफ़ी बढ़ जाती है। जी हाँ किसान भाइयों, मुर्गी पालन का सबसे एक अहम हिस्सा होता है, जैसे कि आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा खर्च जो होता है वो लालन पालन में जो पोषण का क्षेत्र है उसमें करीब 60 से 70% खर्च होता है। और इसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण पहलू आता है वो उसके बीमारियों से बचाव का। तो ये बीमारी मुर्गियों में अधिकतर संक्रामक बीमारियां, कई ऐसे संक्रामक बीमारियां होती हैं जिससे कि मुर्गियों में जो मृत्यु दर होती है बहुत अधिक होती है और किसानों को काफ़ी घाटा होता है। तो ये हर मौसम में होता है। ऐसे गर्मियों के मौसम में थोड़ी बीमारी अधिक आने की संभावना होती है। जैसे संक्रामक बीमारियों में अगर हम बात करें तो रानीखेत और गैमरो
या इस मौसम की सबसे ज़्यादा भयानक बीमारियां उभर के आती हैं और इन दोनों ही बीमारियों में मुर्गी की मृत्यु दर 100% तक जा सकती है। इसके अलावा जो मुर्गियों में सभी हम वर्ग के मुर्गियों में कह रहा हूँ, जैसे कि मुर्गियों में हम अगर अलग अलग किस्मों की बात करें तो ब्रॉयलर मुर्गियाँ, देसी मुर्गियाँ जो डुअल पर्पस के लिए दीवकाजी के लिए जो होती हैं, मांस और अंडे दोनों के लिए हम लोग जिनको रखते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी मुर्गियाँ विकसित की गई हैं जो केवल अंडों के लिए रखी जाती हैं, जिसमें बहुत ही ज़्यादा 250-300 अंडे देने वाली होती हैं, उस तरह की मुर्गियाँ। तो हम कहें तो सभी मुर्गियों में इस सारी बीमारियों को आने का खतरा होता है। इसमें कोई वर्ग माने कोई उम्र या कोई नस्ल को देख के ये सारी बीमारियाँ नहीं आती हैं। इसके अलावा जैसे हम बात कर रहे थे अभी रानीखेत और गैम्ब्रो की, ये दोनों ही वायरल बीमारी होती हैं, वायरस जनित होती हैं। इसी कारण बहुत तेज़ी से एक बीमार मुर्गी से दूसरे स्वस्थ मुर्गियों तक फैलती हैं। इसके अलावा जैसे ई कोलाई, कॉक्सिडियोसिस, CRD या गॉट, ऐसे बीमारियां भी मुर्गियों में आती हैं जो बहुत ज़्यादा मृत्यु दर लेके जाती हैं। और इसमें भी हम कहें किसान भाइयों, ये आप ब्रॉयलर कर रहे हैं तो उनको ध्यान देने योग्य बातें हैं, ऐसी नहीं है। अगर कोई देसी मुर्गियां भी कर रहे हैं तो उन सबों में भी इस तरह की चीज़ों को ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। इनसे बचाव के लिए कुछ बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। गर्मी के मौसम में इनके आवास का तापमान उचित बनाए रखना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए इनके आवास की खिड़की और दरवाजे को जूट के बोरे से ढक कर रखना चाहिए। हो सके तो कूलर की व्यवस्था करनी चाहिए। इसके अलावा इनके आवास तथा आसपास के इलाके को साफ सुथरा बनाकर रखना चाहिए। क्या किसान भाइयों, इसमें हम कहेंगे मुर्गी पालन में उपचार से ज़्यादा बचाव हमारा सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पर आप बचाव मतलब बायोसिक्योरिटी पर जितना ज़्यादा काम करेंगे आपके मुर्गी पालन उतना ही फ़ायदेमंद होता जाएगा। सबसे पहले आपको ज़रूरत यानी अभी के गर्मी के मौसम तो चल रहा है, इस मौसम में सबसे पहला आपको मुर्गी के आवास का तापमान पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। जितने जो खिड़की दरवाजे हैं आप जो वेंटिलेशन के लिए जो रास्ते छोड़ रखे हैं उन सबों पर आप कोई जैसे बोरा का फटा पुराना जूट के बोरे रहें, प्लास्टिक बोरा आप ना लगाएं, या फिर बांस का चट मिलते हैं मार्केट में, या फिर खस का जैसे खजूर का या ताड़ का बना हुआ पट्टी टाइप का मिलता है, कम खर्चा में आप उन सबों को लगा सकते हैं। या फिर आप थोड़ी और अच्छी मैनेजमेंट जाना चाहते हैं तो आप मुर्गी आवास के अंदर में कूलर का भी व्यवस्था कर सकते हैं, जिससे आपकी मुर्गियाँ इस गर्मी के जो तनाव है इससे बच सकें। इसके साथ साथ आवास व्यवस्था के अलावा आप आसपास के जो क्षेत्र में साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान रखें। नियमित रूप से अभी जो हमारे दवाएं जो छिड़काव, जिससे कि हम बैक्टीरिया या वायरस को मारने लायक जो दवाओं का छिड़काव होता है उसको नियमित रूप से आप खिड़की मैंने मुर्गी के बाड़े के अंदर तो करें ही, मुर्गी फार्म के अंदर इसके आसपास के क्षेत्रों में भी करें। आसपास के क्षेत्रों में कोई सड़ा गला चीज़ ना हो पाए, इसकी आप विशेष ध्यान पे रखें। इसके अलावा बाहर के लोगों का आना जाना या बाहर के मुर्गियों का आना जाना, मुर्गियों का गाड़ी जो ढोने वाली जो गाड़ी होती हैं उस तरह के चीज़ों का आना जाना आपके मुर्गी फार्म के अंदर ना हो। इन सबों के साथ तमाम बातों का आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके साथ ये जो लीटर बिछावन जो होता है, मुर्गियों का जो बिछावन है उसको भी आप नियमित रूप से देखभाल करें। उसमें किसी भी तरह से बहुत ज़्यादा जमाव ना होने पाए, जैसे केक टाइप का नमी ना आ पाने पाए, इसकी ज़रूर ध्यान रखें। नमी आने पर जैसे कॉक्सिडियोसिस नामक बीमारियां आपको आने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। नियमित रूप से जो खाने पीने के बर्तन होते हैं उन सबों को नियमित सफाई करें, नहीं तो वहाँ से ही ई कोलाई पनपने की बहुत अधिक संभावना रह जाती है। जो पीने का पानी जिस सोर्स से आप दे रहे हैं, चाहे वो चापाकल से दे रहे होंगे, कुएं से दे रहे होंगे या यहाँ तक कि डीप बोरिंग से भी दे रहे हैं, तो वहाँ पर भी जो वाटर सैनिटाइज़र है उसका भी आप नियमित रूप से ज़रूर उपयोग करें, नहीं तो वहाँ से भी ई कोलाई आने की खतरा बढ़ जाती है। और ई कोलाई जैसे ही आएगा आपके मुर्गियों में रानीखेत होने की, चाहे गैम्ब्रो होने की संभावना भी और प्रबल हो जाती है। इसके साथ आपको आसपास के जो क्षेत्र होते हैं, मुर्गी आवास के बाहरी वाला क्षेत्र है, उसमें चूने या ब्लीचिंग पाउडर का भी छिड़काव आप करते रहें। संभव हो तो आप फार्म घुसने से पहले, जिसको फूट बाथ की बात करते हैं, तो फूट बाथ बनाएं तो आपके फार्म के अंदर जितने जो कर्मचारी घुस रहे, काम करने वाले हों या आप या दूसरे जो कस्टमर घुस रहे हैं, वो फूट बाथ से ही होके जाएँ। इसका भी ध्यान रखें तो आप मुर्गियों को रोग से बचा सकते हैं। ऐसे मौसम में इनके खान पान पर ध्यान देने की भी अति आवश्यकता है। इस मौसम में इनके ड्रिंकर की संख्या बढ़ा देनी चाहिए तथा जहां तक हो सके इन्हें 60% खाना रात में खिलाएं। फिर इन्हें पीने को टंकी का गर्म पानी ना दें।
जी हाँ किसान भाइयों, अभी ये जो खाने पीने की जो बात कर रहे थे, दोनों ही पहलू बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अपने मुर्गियों में ब्रॉयलर कर रहे हो या लेयर कर रहे हो, आप कोशिश करें कि अभी 100 मुर्गियों में 4 से 5 ड्रिंकर की संख्या करें। साधारणतः तो हम लोग 3 से 4 देते हैं, पर अभी आप 4 से 5 की संख्या में ज़रूर रखें। जो आप खाना दे रहे हैं, जो मुर्गी का, चाहे आप क्रम्स कर रहे होंगे या पिलेट के फॉर्म पे दे रहे होंगे, मुर्गियों की जो स्थिति है उसके अनुसार में, पर खाने पीने में भी जो अभी दोपहर का गर्मी जैसे ही बढ़ता है तो वहाँ पे उनकी पाचन शक्ति भी थोड़ी कम होती है। आप अधिकतर ये कोशिश करें कि मुर्गियों को खाना 60% खाना आप रात में खिलाएं, दिन में थोड़ी कम रखें। पानी आप 2 से 3 बार ज़रूर आप बदलने की कोशिश करें। टंकी में जो ओवरहेड टंकी बना रखे हैं उसमें कम पानी भरें, क्योंकि गर्मी के समय पे वो टंकी पानी गर्म हो जाता है। वो गर्म पानी जैसे ही आपके मुर्गियों में जाता है उसके शरीर के तापमान को भी काफ़ी प्रभावित करता है, और इससे दोनों ही अंडा उत्पादन तथा मांस उत्पादन की क्षमता दोनों ही काफ़ी प्रभावित होती है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसके साथ पानी में आप इलेक्ट्रोलाइट जो कहते हैं, जैसे आप कोई भी ब्रांड में बहुत सारे ब्रांड होते हैं मार्केट में, तो आप इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा निश्चित रूप से मिलाएं और संतुलित मात्रा में मिलाएं, बहुत अधिक नहीं और बहुत कम भी नहीं मिलाएं। और जिन किसान भाइयों में जैसे ग्रामीण परिवेश में जो पाल रहे हैं उन सबों में अगर इलेक्ट्रोलाइट खरीदने में परेशानी हो रही हो तो आप उसमें गुड़ की मात्रा प्रति लीटर कम से कम 20 से 30 ग्राम अगर गुड़ मिला दें, तब भी बहुत राहत मिलने की उम्मीद रहती है। मुर्गियों को बीमारियों से बचाने के लिए उनके रख रखाव तथा खान पान पर ध्यान देने की आवश्यकता तो है ही, साथ ही साथ यदि इनका समय पर टीकाकरण कराया जाए तो भी इन्हें कई गंभीर बीमारियों से बचाया जा सकता है और इनकी मृत्यु दर कम की जा सकती है। जी हाँ किसान भाइयों, मुर्गियों में बीमारी से बचाव के लिए सबसे सस्ता और सबसे अच्छा उपाय टीकाकरण ही होता है। जैसा कि हम बात कर रहे थे, कुछ ऐसे बीमारियां जैसे आईबी का इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस हो गया, या रानीखेत जिसको न्यूकैसल डिजीज़ भी कहते हैं हम लोग, या गम्बरो बीमारी, ये सभी वायरस से होने वाली बीमारियां होती हैं और इसमें बहुत अधिक मृत्यु दर होती है। इससे बचाव के लिए आपको चूजे का एक पहला दिन से ही शुरू करना है। पहला दिन में जैसे मैरेक्स का टीकाकरण लगता है, किसान भाइयों पहला दिन में मैरेक्स टीकाकरण करें। 3 से 5 दिन में आप उसको रानीखेत का पहला टीकाकरण करें। अगर आप लेयर मुर्गियां रखे हैं तो 2 से 3 दिन के बीच में इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस का या आईबी का टीकाकरण आप कर सकते हैं। और जब आप फिर से जब मुर्गियों को रानीखेत का दोबारा बूस्टर डोज जिसको कहते हैं, वो 20 से 21 दिनों में रानीखेत का दोबारा टीकाकरण करें। इसके अलावे आप जिस तरह की मुर्गियाँ रखें, चाहे लेयर रखें हैं या ब्रॉयलर रखे हैं, आप प्रत्येक 40 दिनों में रानीखेत की दोबारा टीकाकरण अवश्य करें। गैम्ब्रो रोग से बचाव के लिए आप मुर्गियों को 10 से 12 दिन की उम्र में गैम्ब्रो का टीकाकरण अवश्य कराएं। इससे आप इन संक्रामक बीमारियों से बहुत हद तक बचाव अपने मुर्गियों को कर सकते हैं। किसान भाइयों, गर्मी के मौसम में मुर्गियों को विशेष देखभाल की जरूरत होती है ताकि इनमें किसी तरह के संक्रामक रोग ना पनपें। वैज्ञानिकों की सलाह पर इनकी देखभाल करके मुर्गी पालक अपनी मुर्गियों को रोग मुक्त रख सकते हैं और उनसे अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाई बहन, आपको ये अब समझ में आ गया होगा कि वैज्ञानिक तरीका क्या है, रोगों को कैसे पहचानना है और उसका उपचार कैसे कराना है। फिलहाल इतना ही, अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, लेकिन जाने से पहले आप हमारा पता ज़रूर लिख डालिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो हमें रहेगा बेसब्री से आपके खतों का इंतज़ार। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।